अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। मुल्क अब इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। सियासी जमातें अपना अपना मंशूर या सियासी बयानियाँ आवाम के सामने ला रही हैं या लाने की कोशिश कर रही हैं। जिन लोगों ने इंतखाबात करवाने हैं, निगरान हुकूमत, क्या उनकी तवज्जो भी इंतखाबात की तरफ उतनी ही है जितनी होनी चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार उठ के सामने आता है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते रहे। अब एक वकील ने उनको ख़त भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उनसे इंफॉर्मेशन मांगी है पीएम सेक्रेटरीट से कि बताया जाए कि काकड़ साहब ने कितने ममालिक के दौरे किए, इन दौरों से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, इस पे कितना खर्चा आया, किसने ये खर्चा उठाया, किस होटल में वो ठहरे। आपको याद होगा कि काकड़ साहब पहले न्यूयॉर्क गए, वहाँ से पेरिस गए, पेरिस से लंदन गए, लंदन के बाद वो सऊदी अरब चले गए और एक लंबी फहरिस्त आपको नज़र आएगी उनके इंटरव्यूज़ के भी। मुख्तलिफ ममालिक के नशरियाती इदारों को उन्होंने इंटरव्यू दिए, वहाँ पे जिस किस्म के उन्होंने बयानात दिए जो ऑब्वियसली उनका आइनी और कानूनी मैंडेट भी नहीं है, उन मामलात के ऊपर भी वो अपनी वहाँ पे राय देते रहे। पाकिस्तान का मुआवजा इसराइल के साथ कर दिया, पाकिस्तान को चीन का इसराइल करार दे दिया। फिर बीबीसी उर्दू को इंटरव्यू दिया सीनियर सहाफ़ी सकलैन इमाम साहब को, काकड़ साहब ने पाकिस्तान का मुआवजा मकबूजा कश्मीर से कर दिया। आप क्यों नहीं ये कहते कि ये मेरा आइनी मैंडेट नहीं है, मेरी हुकूमत इंतखाबात करवाने के लिए आई है, जो लिमिटेड टाइम में हम कर सकते वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बार बार वो इस किस्म के बयानात देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जो उनके आइनी मैंडेट से तजावज़ लगता है। हम होप करते हैं कि वो अपनी तवज्जो इंतखाबात की जानिब रखेंगे, इंतखाबात के ऊपर रखेंगे। वक्त के ऊपर इंतखाबात होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो अब 90 रोज़ में तो नहीं होंगे, हल्का बंदियाँ हो रही हैं, उनके ऊपर भी इतराज़ात आ रहे हैं। पर सियासी जमातें अपना इलेक्शन अब किस नारे पर लड़ेंगी? नून लीग ने पहले एहतसाब का बयानिया अपनाया, अब वो मौशी बयानिए से सामने आ रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उनका बयानिया भी अभी तक उस तरह वाजे नहीं है जिस तरह दीगर जमातों का है, ना ही वो उतने पुरजोश हमें नज़र आ रहे हैं। मरियम बीबी ने तो पहला जलसा भी कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात से गुजर रही है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी और माहिर मुआशियात मुज़म्मल असलम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो तहरीक इंसाफ के दौर में मईशत के तर्जुमान भी थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहिबा आपसे शुरू करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उतनी हमें पुरजोश नज़र नहीं आ रही है। तासुर इस तरह मिल रहा है कि नून लीग भी एक तरह से सियासी अमल का उसने आगाज़ कर दिया है, इंतखाबात की तरफ वो जा रहे हैं, मियाँ साहब की वापसी का ऐलान हो गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी के उस तरह हमें जलसे नज़र नहीं आ रहे, उस तरह जुलूस नज़र नहीं आ रहे। क्या ये तासुर गलत है या फिर आप लोग जो हैं वो मुकम्मल तैयारी के साथ है और बात की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं? जी शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए ये तासुर तो खैर बिल्कुल गलत है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। हम वो जमात हैं जो पहले दिन से इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और पीपल्स पार्टी ही है इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन की तारीख मांग रही है। जहाँ तक PMLN का ताल्लुक़ है तो उनकी तो किसी और किस्म की तैयारियां हैं और वो ये कहते हैं कि जी अगर इलेक्शंस डिले भी हो जाएं एक आध महीना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन भी इसी के पास गया और उसके साथ साथ हमने अपनी CC में भी ये मामला रखा और आइंदा भी CC में मामला रखेंगे कि अभी तक इलेक्शन की तारीख हमें नहीं मिली है। सिर्फ महीना या हफ्ता दे देने से मामला हल नहीं हो जाता। वी नीड अ डेट। जैसे ही डेट अनाउंस होगी पीपल्स पार्टी अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों की भी तारीख का अनाउंस करेगा। हमारे जलसे भी होंगे, हमारा मैनिफेस्टो भी सामने आएगा और इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ हम सबके लिए होनी चाहिए वो ये है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ठीक। अच्छा राना एहसान साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर के मुज़ाफ़ात में एक जलसा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। क्या आपकी जमात उस जलसे से मुतमईन है? बज़ाहिर तो वहाँ पे अवाम की कोई बड़ी तादाद उस जलसे में शिरकत नहीं किया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये कॉर्नर मीटिंग्स हैं। मरियम बीबी 31 अक्टूबर से पहले लाहौर के हर NA में उन्होंने जाना है और वहाँ जो मुकामी इलाके हैं उधर उन्होंने जो है कॉर्नर मीटिंग्स या आप कह लें वहाँ के जो अवामी राब्ता मुहिम है, रैलीज वगैरह वो निकालनी है।
जलसा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 21 अक्टूबर को होगा, जिससे मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे, और उससे पहले ये प्रेपरेटरी कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज है जो कि हर हल्के में होने जा रहा है। तो हम तो ये इसको मैं नहीं समझता कि ये इसको आप जलसा कहेंगे, ये कॉर्नर मीटिंग्स हैं, और इस तरह की दीगर कॉर्नर मीटिंग्स आपको नजर आएंगी जहां कोई जलसे का ना टाइम दिया गया, ना लोगों को इनवाइट किया गया। ये तो उसी हल्के का मुकामी एक कह लें मीटिंग थी जो कि जलसानुमा बन गया। अच्छा, उसमें वहाँ पे खिताब करते हुए मरियम बीबी ने बार बार मईशत का जिक्र किया। वो जो एहतसाब वाला बयानिया था वो एक तरह से लगता है इस तरह है कि वो पीछे चला गया और मईशत वाला बयानिया लेके नून लीग आगे बढ़ेगी। तो मईशत में आपके पास दिखाने के लिए है क्या जो ये बयानिया लेके आप आगे जाएंगे? देखें, जो एहतसाब वाली बात थी वो भी मईशत से निकली थी, क्योंकि मईशत की जब बदहाली की बात नजर होती है तो हम वो तसलसल जो 2017-18 में बड़ी मुश्किल से हम जहां पहुंचे थे, जहां 5% से कम महंगाई थी, जब लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, गैस के टर्मिनल लग गए थे, दहशतगर्दी काबू में थी और सीपेक जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका था, तो तब उस तसलसल को तोड़ा गया और एक्सपेरिमेंट किया गया। एक कह लें कि इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को हुकूमत दे दी गई, वो मुंतखब नहीं हुआ, उसको लाया गया। तो फिर जो तबाही हुई माशी तौर पे वो उस तर्ज में जो है वो मियां साहब बात कर रहे थे। हमारा हमेशा से मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। ये जो 16 माह है इसके अंदर देखें, कोई भी हुकूमत जो है 16 माह में अपना फुली जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। ये तो एक फायर फाइटिंग का माहौल था जहां हम IMF के मुआहदे को बहाल करने की जंग लड़ी रखी और हमने डिफॉल्ट से जो है वो अवॉइड किया, लेकिन मुश्किल हालात थे और मुश्किल हालात में के अंदर हमने कोई जो हो सकते थे पोटेंशियली उसको हमने कम किया। लेकिन हमारा एजेंडा आगे आने वाले इलेक्शन में महंगाई है, गुर्बत है, मुल्क की तरक्की है, प्राइवेटाइजेशन है, फिस्कल डिसिप्लिन है और आपका एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर रिजर्व्स को बिल्ड करना है, इंपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। तो यही हमारा एजेंडा है, इसी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे। ठीक है। अच्छा, मुजम्मल असलम साहब, अगर नून लीग जाती है मौशी बयानिए के साथ इंतखाबात में, उसका बुनियादी मतलब ये है कि आप लोगों ने मईशत को उस नहज पे पहुंचा दिया कि आज हमें इन हालात का सामना है। 2018 में जब आप लोगों ने मईशत संभाली तो चीज़ें काफ़ी बेहतर थीं। तो ये तो बुनियादी तौर पे आपका जो बयानिया है कि जी हमने चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से चलाया, ये तो उसकी नफ़ी है, ये तो डायरेक्टली आपको हिट करता है। देखिए, मैं तो आपको कहूँगा कि ये जो है गलती भी ना करें इस तरफ जाने की। इनके ऊपर ऐसी ऐसी चार्जशीटें हैं कि ये माशी तो बात करनी भी नहीं चाहिए इनको। आपको पता है ना कि पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में 3 दफ़ा पाकिस्तान जो डिफॉल्ट की नहज पे पहुंचा वो इन्हीं की हुकूमत के फौरन जाते पहुंच गया। ऐसी ऐसी चार्जशीट है इनके खिलाफ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये अपना कोई माशी एजेंडा सामने रखें। अभी इनसे एक सवाल पूछा हुआ है, उसका तो जवाब दे नहीं पा रहे। ये जो इसहाक डार साहब हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि दुनिया की 24वीं मईशत छोड़ के गया था, 47वीं हो गई, उसका कोई दस्तावेजात ही नहीं है। उनको ये नहीं पता जब वो 24वीं मईशत छोड़ के गए थे तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी में थी। आज वो जो है उस हिसाब से पाकिस्तान 23वीं दुनिया की बड़ी मईशत है। तो जिस शख्स को यही नहीं पता हो वो और 4 दफा उस पार्टी का वजीर खजाना बनाओ तो फिर वो क्या माशी एजेंडा देंगे। और फिर माशी एजेंडा तो लेकर आए थे 16 महीने पहले ही। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक बुनियादी सवाल है कि नवाज शरीफ को छोड़ के उनकी तमाम किचन कैबिनेट तो पिछले 16 महीने में थी, जो 2014 से 17 की भी कैबिनेट में थी और जो उससे पहले भी रही है। तो कौन सा एक नया आदमी लेकर आएंगे? यार राना एहसान नजर आए थे मुझे नए, और एक वो बिलाल कियानी, लेकिन इनको भी बेचारों को कोई मौका तो देते नहीं थे सागदार साहब। ना इनको किसी मशावरत में शामिल करते थे, ना कुछ टीवी पे डिफेंड करने के लिए भेज देते थे। तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि ये जरा इस पे आए तो सही सामने, ऐसी कली खोलेंगे कि इन्होंने जो जो किया हुआ और सामने डेटा के साथ, जो सरकारी डेटा हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिश किया होगा, स्टेट बैंक ने पब्लिश किया होगा, IMF, वर्ल्ड बैंक, हमारे घर पे फैक्ट्री नहीं बनती। और माशाल्लाह इसहाक डार साहब तो वैसे ही माशाल्लाह बड़ा उनका नाम है डेटा फजिंग में। अच्छा, तो इसमें मुजम्मल साहब छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखें, कोई 16 महीने की हम बात तो करते हैं, पर अगर आप लोग इतने अच्छे फिगर्स छोड़ के गए थे, इतनी अच्छी मईशत छोड़ के गए थे, तो ये कैसे हो सकता है कि 16 माह में वो इस नहज पे आ जाए? कहीं ना कहीं आप लोगों के भी तो मसाइल थे ना। IMF के साथ जो आपने किया, डील को कभी किया कभी तोड़ा, तो अपने ऊपर से आप तमाम तर जिम्मेदारी उठा के इनके ऊपर डाल रहे हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी।
नहीं, जिम्मेदारी जहाँ पे होगी बिल्कुल लेंगे। मैं आपकी सवाल का जवाब ऐसे दे दूं कि मैं आपको जो है ब्रांड न्यू चमकीली गाड़ी देके गया चाबी के साथ, और आपने गाड़ी जो है घर से निकालते ही जो है ठोक दी लंबी चौड़ी किस्म की, तो अब आप ये कहेंगे कि जी वो आपकी जिम्मेदारी ले, गाड़ी आप ही चलाते थे। मैं तो आपको सही गाड़ी देके गया था। अब मिसाल ये कि इन्होंने पहले महीने में आके जो इन्होंने ब्लंडर्स मारना शुरू किए और इनको समझ ही नहीं आई, और ये IMF की बातें करते हैं। IMF से 2 मुआहदे इन्होंने किए। हमने तो जो देखें, हमारी हुकूमत जब खत्म हुई, मैं ये एक दर्जन दफा बात कर चुका हूं। अप्रैल 2022 में हुकूमत खत्म हुई, फरवरी में IMF ने हमें किस्त दी है, 1 महीना पहले तो किस्त दी है हमें, और $1 अरब कुछ दी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि IMF को हमने कुछ ऐसा कर दिया? IMF की रिपोर्ट आ गई, डायरेक्टर रिपोर्ट आ गई, वो अब आप छोड़ दें ना PTI क्या बोलता है, आप छोड़ दें ये एहसान साहब क्या बोलते हैं, आपके सामने अब डायरेक्टर रिपोर्ट आ चुकी हुई है ये स्टैंड बाय प्रोग्राम में, आप उसको सामने रखें, चार्जशीट किसको, ये आपके सामने आ जाएगी बात। हमें तो इसमें आप डालें ही नहीं अब डिबेट में, अब आपके पास आ गई बॉल कोर्ट में। ठीक। अच्छा, मैं ज़रा शर्मिला फारूकी साहबा से पूछना चाहूँगा। शर्मिला साहबा, बिलावल साहब ने पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, दूसरी जमातों को इग्नोर किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे नून लीग की तरफ इशारा है, PTI वाले भी इसी किस्म का इशारा करते हैं, दीगर जमातें भी इस किस्म की बातें करती हैं। तो ये तो सारे मामला पहले ही तनाज़ात की तरफ नहीं जा रहे, अभी तो इलेक्शंस हुए ही नहीं। और अगर पहले से ये तासुर एक तरह से कायम हो जाएगा कि एक कोई फेवरेट जमात है या किंग्स पार्टी है, तो फिर वो दोबारा उसी तरीके से सियासी अदम इस्तेहकाम, रिगिंग के इल्ज़ामात, अगले 5 साल भी यही कुछ हम सुनते रहेंगे। देखिए काज़मी साहब, अनफॉर्चुनेटली यस, एक जमात को फेवर किया जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं, जो कि होने चाहिए, लेकिन अगर तमाम सियासी जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, तो फिर ये शिकायत तो सामने आएंगी, एहतजाज भी होगा, इलेक्शन मुतनाज़ा भी बनेंगे। अगर आप वफाकी काबीना में देखें तो इनके इंतहाई करीबी साथी वहाँ बैठे हुए हैं। अब ऐसे हो नहीं सकता कि आप उसको न्यूट्रल सेटअप कहें। ज़ाहिरी बात है, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो PMLN की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को सपोर्ट करेंगे, और इंटरम सेटअप का काम ये होता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। लेकिन अगर वो बायस्ड हैं तो ये हरगिज़ मुमकिन ना हो पाएगा। अब इशू ये है कि देखिए, इस वक्त तो इस मुल्क में बड़ा अभाम है, एक कन्फ्यूजन है, इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। सिर्फ महीना दे देना और महीने की एक हफ़्ता दे देना, दैट इज़ इनसफिशेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ये है कि वो तारीख़ दे और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे, ताकि सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू हों, सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो सामने लेकर आएँ, आवाम तक जाएँ, अपनी कैंपेनिंग करें। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं, और ये एक आइनी रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ अ प्री रेक्विजिट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो अगर नहीं मिलती तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। ठीक। अच्छा राना एहसान साहब, ये तासुर इस वक्त मुल्क में है, हो सकता है तासुर गलत हो, कि आपकी जमात जो है वो फेवरेट जमात है, वो किंग्स पार्टी है, और जिस किस्म की अवामी मकबूलियत है आपकी वो भी सर्वेज में सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। तो वो कैसे वज़ीर आज़म बन सकते हैं जब सर्वेज में आ रहा है कि वो साद रिजवी साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से और परवेज़ इलाही साहब से भी उनकी मकबूलियत कम है? तो कौन सी गारंटी आपके पास, किसने आपको कह दिया कि आपको इक़्तिदार मिलेगा? नहीं, देखें, ये जो सर्वे जिनको आप रेफरेंस कर रहे हैं उसको तो शायद उस कंपनी ने भी ओन नहीं किया, और वो शायद एक इंडिविजुअल के लिए वो सर्वे करवाया गया, तो वो तो इतना कोई रिलायबल सर्वे नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम वी स्टैंड अ गुड चांस कि हम फेडरल में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे और सूबे में भी बनाएंगे। और ये जो बात है कि हम कोई फेवरेट जमात बन गए, इसमें कोई ऐसे कोई शवायद तो अभी आए नहीं है कि कोई ऐसे कोई प्रूव कर सके। सिर्फ लोगों की इनसिक्योरिटी है, जमातों की अपनी इनसिक्योरिटी है कि PMLN एक मकबूल जमात है, पंजाब में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जो फॉल आउट हुआ PTI का वो शायद बाकी जमातों के अंदर एडजस्ट नहीं हुआ, और हमें ज़रूरत भी नहीं थी कि वो हमारी तरफ वो लोग रुख करते हैं हमारी पहले। लेकिन
शायद कुछ जमातों का ख्याल था कि वो लोग जो है वो टूट के उनकी तरफ चले जाएंगे, तो वो नहीं गए, या वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे पंजाब के अंदर उस तरीके से जिस तरह वो समझते हैं उनको करना चाहिए। तो हम तो जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम भी डिमांड करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हम भी डिमांड करते हैं, और हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, 2018 में नहीं मिली, क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड है कि लाडले होते हैं लोग, जो कानून तोड़े भी तो उनको नहीं पकड़ा जाता, और उनको जो है वो फ्री चिट और ग्रीन लाइट जो है वो मिल जाती है। तो हम तो डिमांड कर रहे हैं कि जो नाइंसाफियां हुई है कानूनी तौर पे वो खत्म होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो फिर बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम तो वेलकम करते हैं, लेकिन अगर कोई जमात इनसिक्योर फील कर रही है कि क्योंकि वो समझती है कि वो अच्छा इलेक्शन के अंदर रिजल्ट नहीं ला सकते, तो वो पहले से ही अगर ये चीखना शुरू हो जाए तो वो मैं समझता हूँ अपने स्टांस को और वीक कर रहे हैं, और अवाम के सामने एक तरीके से हार मान रहे हैं कि जब वो हारेंगे तो वो कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि जी देखें ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और फलाना नहीं था, ढमकाना नहीं था। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्या हुआ है, कौन सा फेवर हमें मिला है, ना हम किसी फेवर की तलाश में। ठीक, असल में वो ये कहा जाता है ना राना साहब के मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, उनका जो लीगल स्टेटस है इस वक्त भी वो सज़ा याफ्ता हैं, अदालतों को मतलूब हैं, तो ऐसी शख्सियत का इतने बड़े लेवल पे इस्तकबाल कैसे होगा अनलेस या आपके साथ किसी किस्म की सपोर्ट ना हो हुकूमत के लेवल पे। फिर मरियम बीबी का जलसा हम देख रहे थे कि PTV बराह रास्त दिखा रहा था, बिलावल साहब का जलसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कि उनको इस तरह दिखाया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें जिन पर एतराज़ात होते हैं, लेकिन हल्का बंदियों के ऊपर भी एतराज़ात हो रहे हैं। हम हल्का बंदियों पे भी आएंगे, लेकिन मुजम्मिल असलम साहब पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म जिनका शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि 10 रोज़ा दौरे पे वो थे, मुख्तलिफ ममालिक में वो गए, क्या इस तरह के दौरों से मौशी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान क्या कुछ अचीव करता है, क्या कुछ अचीव किया होगा पाकिस्तान ने, क्या फ़ायदा होगा, क्या ऐसे मौशी हालात में इस तरह के दौरे होने चाहिए? देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब पहले दे देता हूँ, लेकिन मुझे आप चंद सेकंड देंगे लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करने के लिए। जी जरूर, क्योंकि मैं चाहूँगा उसमें, लेकिन पहले आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं जिंदगी भर जो हूँ ये तर्जुमानी से पहले जो है पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट का हिस्सा रहा हूँ। तो आपको एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाता हूँ कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मैं डील करता था, फॉरेन इन्वेस्टर्स को माशी, और यही मेरा काम होता था पाकिस्तान की पिच देना। तो एक पाकिस्तान में आज सरमायाकार है, वो उसको हम पाकिस्तान लेकर आए, और वो चाहता था कि पाकिस्तान में अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग कंपनीज वाले हैं हमें उनसे मिलाएं। जब मैंने उनको बताया तो काफ़ी बड़ा नाम था, मिडल ईस्ट का नाम था, तो उनमें कुछ बड़े जिसे कहते हैं कंपनीज थी, तो उन्होंने उसका इस्तेकबाल अपने हिसाब से किया। किसी ने लेविश डिनर रख दिया, किसी ने बोट क्लब पे ब्रेकफास्ट रख दिया, किसी ने क्या रख दिया। एक साहब ने ना अपने पर्सनल ऑफिस जो उनकी जगह है उधर उन्होंने रात को डिनर और बड़े बड़ी टोपी वाले बैरे रख दिए। अब वो बंदे जो थे वो जब डिनर से बाहर निकले तो उन्होंने कहा व्हाई दिस गाय इज सो मतलब इतना ज्यादा क्यों मेहरबान हुआ है, और व्हाई ही मतलब थ्रो सच अ बिग पार्टी ऑन मी इवन ही डोंट नो मी। तो मैंने कहा ही वांटेड टू फेच यू, ही वांटेड टू मेक पार्टनरशिप विद यू। उसने कहा नो आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ। ये आज मुझे जो है ना ये इस तरीके से मेरे पीछे दावते कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो कल को ये नहीं, ही कैन बी अ डेंजरस टू मी। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप हुकूमत पाकिस्तान से प्लेटफॉर्म से काम करते हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप कर्ज लेने जा रहे होते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, आपको जो है बड़े तरीके से और आपको सिग्नल्स अच्छे देने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछली PDM की गवर्नमेंट में भी हमने देखा, जिनीवा कॉन्फ्रेंस पूरा जहाज बढ़ के ले गए जी, $10 अरब मिले, एक पैसा नहीं मिला, वहां जबरदस्त होटलों में ठहरे। फिर लास्ट ईयर जब फ्लड के बाद UNO का इजलास हुआ, उसमें भी इन्होंने यही हरकतें की, महंगे वो, और वही लेगेसी जो है हमारे माशाल्लाह इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ना मिडिल क्लास के वजीर आजम ने। इन्होंने, आपने खुद बताया, 4 बड़े आजमों का सफर किया, कहीं पे डिनर किया, 4 लाख रुपए का खाना खाया एक रात पे, और कहते हैं 2.5 लाख रुपए तनख्वाह कम है मेरे से, अरबों डॉलर का आप काम कराते हैं। एक दिन में जो आदमी तनख्वाह खाने पे उड़ा दे तो क्या सिग्नल दे रहे हैं आप? फिर उसके बाद 5 दिन का बोल के गए, 12 दिन में आ रहे हैं आप। फिर आप दुनिया को कह रहे हैं कि जी आप हमें इन्वेस्टमेंट्स करें, IMF चीफ से आप मिल रहे हैं, और आप $7,000-7,500 सुनने में आए तरदीद करने। हमने तो मीडिया के थ्रू सुना है कि ये कमरे में ठहरे वहां जाके। IMF के जो टॉप
टॉप टियर के जो लोग हैं उनको $200 पर नाइट का जो है ना रूम मिलता है अगर वो कहीं सफर करते हैं, और आप उनसे कर्जा लेने जा रहे हैं और आप लाखों हजारों डॉलर खर्च कर देते हैं एक ट्रिप पे। इमरान खान जब गया, इमरान खान जो है वॉशिंगटन में जाके ठहरे एम्बेसी में, और पाकिस्तान में जो न्यूयॉर्क गए तो रूजवेल्ट में ठहरे। मजे की बात यह कि पिछले साल जब शहबाज शरीफ गए थे तो वो दी प्लाजा होटल में ठहरे, और जापान का वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान के रूजवेल्ट होटल में ठहरा। तो हमें अपने होटलों में भी शर्म आती है रहते हुए हम सिग्नल्स क्या दे रहे हैं। मुझे इसी तरह एक और बात आपको याद दिलाता हूं, 2010-11 में यूसुफ रजा गिलानी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरा टोक्यो जाना हुआ। तो वहां टोक्यो में हम, आपको याद होगा 2009-10 में पाकिस्तान में सैलाब आए थे, पाकिस्तान ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाई थी, उसमें पाकिस्तान ने कहा था हमें ट्रेड चाहिए, एड नहीं चाहिए। तो वहां जापान का जो फॉरेन सेक्रेटरी था उन्होंने मुझे फॉरेन ऑफिस बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें पाकिस्तान इकोनॉमी ब्रीफिंग दें। मैं जापान की बात कर रहा हूं, मैं वहां गया, मैंने बताया पाकिस्तान की माशी हालात और ये वो करके, ठीक। तो उसने मुझे एक बात सामने बोली, उसने मुझे ये बोला कि आप लोगों के जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो डोंट बिहेव लाइक के मतलब दे आर इन नीड ऑफ मनी, तो व्हाई वी मतलब गिव यू सच अ हैवी अमाउंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपकी उस बात पे आ जाता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड पे। खान साहब ने तो इस वक्त जो है ना वो बेचारे, उन पे तो वो तो इस वक्त मुल्जिम है और वो जेल में है, और जो मुजरिम है और जिनकी सजा है वो जेल में नहीं, तो लाडला कौन होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने तो एक ऑफर की है ना खुद कि भाई आप जो है ना जलसे करें, जुलूस करें, सब कुछ करें, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ लें एक जगह से, आप अगर इतने तगड़े हैं तो अभी इस वक्त जो है ना वो श्रीकांत वाली बात याद आ गई, वो आउट हुआ, उसने कहा मैं आउट नहीं, तो खान साहब ने कहा वापस बैटिंग कर ले जाके। तो अभी ये जो है इनको हम तो समझते हैं कि चले थे जलसे जुलूस, और हमें नहीं चाहिए, मतलब हम बस इंशाल्लाह ताला बैलेट पेपर पे जब वो जो होगा ना बल्ले का ठप्पा वो होगा ना निशान, वही काफी हमारे लिए काफी। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्का बंदियों पे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, खुसूसन पंजाब में और दीगर इलाकों में भी। अगर हल्का बंदियां आपके बकौल सही तरीके से नहीं हुई तो फिर तो अब इसमें ये शक पड़ जाएगा लोगों को कि ये हल्का बंदियों का मामला जो है तूल पकड़ सकता है, इंतखाबात जो है डिले हो सकते हैं। तो इनके ऊपर एतराज़ात क्यों उठाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? नहीं जी, देखिए ये एक पूरा प्रोसेस है। अभी ये एक प्रोविजनल लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी करी है, और उसके बाद प्रोसेस यही है कि अगर किसी को एतराज़ हो तो वो इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर सकता है। ठीक। हमारे चंद एक हलकों के अंदर सिंध में और दीगर सूबों के अंदर कहीं सीटें कम हो गई हैं, कहीं ज़्यादा हो गई हैं, कहीं वोटर्स की तादाद बढ़ गई है, कहीं से कटौती की गई है। ये एक प्रोसेस है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात नहीं उठाए, दीगर और जमातों ने एतराज़ात उठाए, और ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस है। इसके बाद उस पर इलेक्शन कमीशन जो है अपनी कार्रवाई करेगा, उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल है। ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें 3 से 4 माह लग जाते हैं। खुदा न खासा इलेक्शन डिले होने की तो बात ही नहीं है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो पहले दिन से इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही है। अब इनमें से कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो कहती है कि जी इलेक्शन वक्त पे हो या इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, या डिलिमिटेशन के प्रोसेस को कर्टेल किया जाए, उसको कंटेन किया जाए, जल्दी इस मामले को निपटाया जाए। बाकी सब जमातें कहती जी ठीक है हो जाता है डिले, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि जितना आप डिले करते जाएंगे उतनी इस मुल्क के अंदर सियासी और मौशी बहरान जो है वो तूल पकड़ता जाएगा। इस वक्त भी जो हालात हैं वो एक आम आदमी, क्या यहाँ पर तो मुतवासत तबका या जो इवन अमीर लोग हैं उनके हाथ से भी मामलात निकलते चले जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स आपके हो नहीं रहे, डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, ये चीज़ें जो हैं एक आम आदमी के हाथ से बहुत दूर जा चुकी हैं। अच्छा, इसमें शर्मिला साहब आपकी जमात पे जो एक एतराज़ आता है कि 2 सूबों के अंदर आप लोगों ने कोई इस तरह का प्रिंसिपल स्टांस वहाँ पे नहीं लिया कि जी 90 रोज़ में हो, और दूसरा वफाक में भी 90 रोज़ नहीं 60 रोज़ में होना चाहिए थे। क्या ज़रूरत थी कि 2 दिन पहले असेंबली तोड़ी गई? तो वो तो फिर एक तरह से फ्रॉम स्टार्ट ही ये बिल्कुल वाज़े था कि आप लोग डिले चाहते हैं। देखिए जी, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर 2 दिन पहले असेंबली को डिज़ोल्व किया गया वो भी आईनी है। दिस इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 90 दिन में इलेक्शन होते या 60 दिन के अंदर इलेक्शन होते, दोनों आईनी हैं। इनमें से कोई चीज़ गैर आईनी नहीं है। पीपल्स पार्टी कभी भी किसी
गैर आइनी या गैर कानूनी चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती, बल्कि सबसे पहले होती जो उस पर एतराज़ करती है। इस वक्त भी देखिए जब सेंसस होता है तो नई डिलिमिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है एंड इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और वो करना लाजमी है। मैं ज़रा राना एहसान साहब की तरफ आता हूँ। राना साहब, आपने सुना कि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, PTI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लगता है इस तरह है कि हर जमात को आपकी जमात से या तो कोई किसी किस्म की, जिसे आप कह सकते हैं जेलसी है, या वो ये कह रहे हैं कि ये जमात हर किसी की फेवरेट है। लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि आपका, अगर जो हमने पहला जलसा देखा उससे पहले मियाँ साहब के इस्तकबाल की जो बातें हो रही हैं, इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं कि आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कोई मोटरसाइकिल वगैरह देंगे, तो ग्राउंड पे तो उस तरीके से आपकी जमात हमें उस तरह मकबूल नज़र नहीं आ रही। क्या ऐसी चीज़ करेंगे मियाँ साहब आके, क्या चीज़ मुख्तलिफ होगी कि वोटर सपोर्टर जो है एकदम से ये मान जाएगा कि मौशी खुशहाली सिर्फ वही लेके आ सकते हैं? उनकी टीम तो 16 माह से इस मुल्क में काम कर रही थी। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो जमात है मुतहरिक है और उस पर बड़ा माइन्यूटली और बड़ा डिटेल में तंजीम पे काम हो रहा है और काम तकरीबन मुकम्मल है। इंशाल्लाह ताला जो मोबिलाइजेशन हम करने जा रहे हैं वो एक हिस्टोरिक मोबिलाइजेशन होगी और उसका स्टार्ट आगाज हो गया है और कैंपेन हमारी 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और वो भरपूर एक वेलकम होगा। जो जिस जलसे की आप बात कर रहे हैं वो कॉर्नर मीटिंग थी जो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई थी, तो ये अब आगे हमारी पार्टी के मुख्तलिफ आपको शहरों में छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स और बड़े बड़े जो कि जलसा नुमा बन जाती हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। हमारा सोशल मीडिया उसको अपलोड कर रहा है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। देखिए, मियाँ साहब जो हैं उनका एक हिस्ट्री है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब 2013 में मियाँ साहब ने हुकूमत ली थी तब 2500 टेररिस्ट धमाके होते थे, इंसिडेंट्स होते थे पूरे पाकिस्तान में। दहशतगर्दी से लिपटा हुआ था मुल्क, 16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस यहाँ उसकी लोड शेडिंग स्टार्ट हो रही थी। हमने इन सारी चीजों को 5 साल में टर्न अराउंड किया। आप उससे पहले 97 में चले जाएं तो न्यूक्लियर धमाके किए, उस माशी सूरत हाल को निबरा, उसको संभाला। आप प्राइवेटाइजेशन ले लें इस मुल्क के अंदर, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर की हो, हमने की। तो ये जमात की एक हिस्ट्री है डेवलपमेंट की और मुल्क की तरक्की की। बिल्कुल जो 16 माह हैं आप उनकी बात करें, बार बार करें, लेकिन 16 माह में हमने फायर फाइटिंग की। 16 माह में कोई हुकूमत जो है अपनी ओन पे इंडिपेंडेंट पॉलिसी लॉन्च करके उसके नताइज नहीं ले सकते। हमने एक IMF का मुआहदा जो पिछली जमात तबाह करके चले गई थी, बिजली महंगी करनी थी वो सस्ती कर गए, पेट्रोल महंगा करना था वो सस्ता कर गए, एमनेस्टी नहीं देनी थी वो एमनेस्टी दे गए और मुल्क की माशी सूरत हाल को तबाह करके चले गए। तो हमने उसको हैंडल किया, संभालने की कोशिश की। अगले 1-2 साल भी आसान नहीं है, मुश्किल है। आपको मुमकिना तौर पे एक IMF प्रोग्राम, ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, खत्म करना है, अगला शायद आपको दोबारा स्टार्ट करना हो EFF। तो ये सारे हालात में हमें एक्सपीरियंस है। हमने एक ही IMF प्रोग्राम इस मुल्क की तारीख में मुकम्मल हुआ, वो हमने किया, और जिसको वो 13-18 के अंदर हमने किया, हमारी जमात ने किया। तो इसी एक्सपीरियंस को हम आगे लेके जाएंगे और अब हमारी जमात इस चीज के इंतजार में थी, वर्कर इस चीज के इंतजार में था कि मियाँ साहब आएंगे। वो जो आपने मोटर बाइक की बात की, वो एक आधा कोई इंडिविजुअल बंदे ने कोई जिक्र कर दिया होगा, लेकिन आप यकीन माने हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही हम अगर प्रोवाइड कर लें, लोगों के लॉजिस्टिक्स के मसाइल हल कर दें, तो ये एक हिस्टोरिक जलसा होगा। वैसे तो देखें राना साहब, लोगों को तो खुद आना चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट क्यों सप्लाई की जाए? अब तो लोग खुद आते हैं। लोग खुद आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गांवों में, अब आउटस्कर्ट्स में हैं, जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, जिनके पास वो इतना लंबा सफर करते, तो उनको हर जलसे में हर कोई प्रोवाइड करता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग खुद निकलेंगे, खुद आएंगे, लोग हर कोई खुद आएगा। लेकिन पार्टी अपनी तंजीम को ऑर्गेनाइज भी कर रही है और उसको टारगेट्स भी दिए हुए हैं। तो ये तो हर पार्टी का हक है कि वो मेहनत करे, अपना वर्कर्स को मुतहरिक करे, वो कर रहे। तो ये इंशाल्लाह एक हिस्टोरिक वेलकम होगा और एक नई नवीद जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंशाल्लाह 21 अक्टूबर से जो है, मैं समझता हूं कि होप फॉर पाकिस्तान
का आगाज हो जाएगा। देखते हैं, चलें जी, मियाँ साहब आते हैं 21 अक्टूबर को वो खिताब कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कानूनी मसाइल उनके जो हैं वो अभी भी बिल्कुल वाजे हैं। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, हमने देखा कि डॉलर की कीमत नीचे आई, फिर पेट्रोल की कीमत में भी 8 रुपये कमी आई, तो ये जो डॉलर अब ये कंट्रोल कर रही है निगरान हुकूमत, इसमें आपको ये चीज़ कोई देर पा लग रही है? आने वाले दिनों में मज़ीद कमी आएगी या इसको ज़्यादा देर इस तरह हम सस्टेन नहीं कर सकते जिस तरह जोर डाल के, या जिसको बार बार जिक्र किया जा रहा है कि डंडे के जरिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि निगरां हुकूमत जो है इनके तजर्बेकारों से काफ़ी बेहतर निकली, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पिछले जो 1 माह में जो डॉलर की कारकर्दगी दिखाई है वो शानदार है। और आज तिजारत के नंबर भी आए, हालांकि महंगाई 31% होगी इस महीने, लेकिन हमारा जो तिजारती खसारा है वो $1.5 अरब रह गया और रुपया भी जो है मजबूत हुआ बड़ी इज्जत से। तो मैं समझता हूँ कि जो नून लीग का तजर्बा जो है उनसे तो काफ़ी बेहतर जो है निगरां हुकूमत ने किया। उसमें जो भी मामला है वो इंतजामी मामला, उसमें हमारे इदारे और SIFC और आर्मी चीफ का भी हाथ है। लेकिन अभी बात यह कि ये इंतजामी मामला से ठीक हुई है चीज़। यहाँ पे इंतजामी मामला के साथ पॉलिसी एक्शंस भी ज़रूरी हैं, जिसको जो पॉलिसी एक्शंस होंगे तो जिससे मुल्क में जो है बहाव, जिसे कहते हैं इनफ्लो जो है रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स का आए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी ट्रेंड को मेंटेन करना। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। अगर आप मुल्क में 30% महंगाई है और आलमी दुनिया में 5%, पड़ोस में 6% महंगाई है, तो ये 25% के फर्क के साथ आप रुपए को मजबूत नहीं कर सकते, आप जुल्म करेंगे। तो ये इसमें इमीडिएटली तवज्जो और वही अगेन पॉलिसी की जरूरत है। तो इसको सस्टेन करना है तो एक महंगाई और एक इन्फ्लोस को बेहतर करना है थ्रू पॉलिसी एक्शन। अब मैं जरा 1 मिनट लूंगा आपसे। राना साहब का कह रहे थे सोशल मीडिया कॉर्नर मीटिंग अपडेट करता रहता है। सोशल मीडिया से ज्यादा तो PTV जो है हमें उस जल्दी खबर मिल जाती है नून लीग की। सोशल मीडिया तो इनका बेचारा बहुत ही अभी 1990 की दिहाई में बाकी है। बाकी रहा सवाल जो इनके जो जलसे कल देखा, वो जो जिसको इनकी चीफ ऑर्गेनाइजर कर रही थी, कोई छोटा बंदा कहे तो सब कॉर्नर मीटिंग कहेंगे ना, चीफ ऑर्गेनाइजर कर रही थी, उसके हालात देख के तो हमारे दोस्त लोग कह रहे हैं कहीं ये ना हो कि 21 अक्टूबर को 144 लगाकर जो है जान न छुड़ानी पड़ जाए। क्योंकि एक तो जान छुड़ा ली इन्होंने, एयरपोर्ट पे पहले कह रहे थे 10 लाख लोग जाएंगे, अब वो एयरपोर्ट पे नहीं आ रहे, वो मीनारे पाकिस्तान में आ रहे हैं। तीसरी बात ये है कि मीनारे पाकिस्तान में भी हमने देखना है कि ये ना हो कि दोनों तरफ तंबू लगा के पतली गली बना के मीनारे, जैसे कल एक पतली गली में बंद गली में इन्होंने वो किया था। आखिरी में जो है बात ये है कि ये कह रहे थे कि IMF से हमारी हिस्ट्री है, IMF का हमने एक प्रोग्राम मुकम्मल किया। IMF ने तो इनके वजीर खजाना को घुसने नहीं दिए पिछले 10 महीने, और इन्होंने भी आंखें, वजीर खजाना ने भी आंखें दिखाई थी। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं हमारा IMF के साथ ये वो? IMF तो इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा इनको तवज्जो देनी चाहिए, ये बोल कर रहे हैं और हकीकत क्या है। एक दफ़ा फिर मुकदमात की बाज़गश्त है, नैब के मुकदमात भी खुल गए हैं। आपको पता है जो अदालत से फ़ैसला आया, बहुत सारे जो PDM की क़यादत है उनके नाम सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब की आज ज़मानतों के हवाले से भी फ़ैसला सामने आया। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा, क्या आप समझती हैं कि ये जिस तरह नैब के कानून में तब्दीली की गई और एक तरह से कालादम करार दिया गया जो तरामीम की गई थी उनको, इसका सियासत पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, कोई सियासी बयानियाँ बनाने के सिलसिले में? देखिए, नैब कवानीन के अंदर अमेंडमेंट्स करना ये पार्लिमान का हक है, और अदालत अगर उसको नल एंड वॉइड कर देती है तो देखिए ये अदालत का फ़ैसला है। लेकिन उसके ख़त्म होने से और मुकदमात बहाल होने से सियासत पे सच कोई असर नहीं पड़ेगा एज़ फार एज़ पीपल्स पार्टी इज़ कंसर्न। हाँ, फ़र्क अगर पड़ा है तो मियाँ साहब को पड़ा है फ़र्क, क्योंकि उस कानून के तहत उनकी सज़ा ख़त्म हो गई थी। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो पहले भी मुकदमात का हम सामना करते रहे, अब भी कर लेंगे, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। दिस इज़ द लीस्ट ऑफ आवर वरीज़। इस वक्त जो हमारा मुकाबला है ना वो है गुर्बत से, बेरोज़गारी से, महंगाई से, और हमारा फोकस ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख मिले, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो, ताकि हम अपनी कैंपेन शुरू करें, हम अपना मैनिफेस्टो, अपना बयानिया आवाम के सामने लेकर आएँ, ताकि लोगों को मालूम हो कि कौन इस मुल्क में आके जमहूरी सोच रख के इस मुल्क की बहाली के लिए काम करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। अच्छा शर्मिला साहब, क्या आप समझती हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए बशमूल PTI के?
देखिए, तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड इसी का नाम है। लेकिन अगर किसी जमात के ऊपर मुकदमात हैं, कोई इशू है, उनके लीडर के ऊपर कोई मामलात हैं जो अदालत के अंदर चल रहे हैं, तो इसका फ़ैसला तो फिर अदालत करेंगे। अगेन, दिस इज़ लीस्ट ऑफ आवर वरीज़। पीटीआई इलेक्शन लड़े या ना लड़े, इससे महंगाई का ख़ात्मा नहीं होने वाला। महंगाई का ख़ात्मा होने वाला है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट ना आए। क्योंकि जब सेलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं तो फिर जो पाकिस्तान में मईशत का की बदहाली होती है वो आपके सामने है। ठीक, तो और जो भी नतीजा निकलेगा इंतखाबात का, आप लोग उसको कबूल करेंगे, आई प्रिज्यूम? देखिए, अगेन इट डिपेंड्स कि कितने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, क्या किसी को फेवर किया जाता है, किसी को दबाया जाता है। ये तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पे कुछ भी कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा। ठीक ठीक है। अच्छा राना साहब, अब मियाँ साहब ने आ जाना है 21 तारीख को वापस। वहाँ से नून लीग की सियासत एक तरह से शुरू नहीं हो रही, बल्कि नून लीग तो देखे ना इस वक्त भी मैदान में है। उन्होंने वो एक तरह से अपने आप को पिच कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म भी हमारा होगा, पंजाब में भी हमारी हुकूमत होगी। लेकिन आपको ग्राउंड पे ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि इतने आप खुद ये बना सकेंगे हुकूमत, या फिर आपको दोबारा इन इत्तेहादियों का सहारा लेना पड़ेगा या उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा? तो ज़्यादा नाराज़ ना करें आप इन लोगों को। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि अब ये मैच्योरिटी लेवल कम से कम हमारी जो पुरानी जमातें हैं उनमें एग्जिस्ट करता है, और कि हमें एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से कुछ नहीं मिलना। मुल्क के जो मसाइल हैं उसके अंदर इसमें भी कोई अब ये शक नहीं है कि एक दूसरे के तावन के बगैर हम मुल्क को इस जिस मसले में फंस गया है माशी तौर पे, हम नहीं निकाल सकते। और तभी ये जो कोalition हुकूमत बनी जो पिछली थी, उसने बहुत बहुत मुश्किल फैसले किए जो सियासी तौर पे बिल्कुल भी किसी जमात के लिए वो मुफीद नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने फिर भी वो फैसले कर लिए। ये क्रेडिट जाता है 16 माह की हुकूमत के ऊपर कि वो जाते हुए भी पेट्रोल की कीमतें उनको बढ़ाना कोई हुकूमत नहीं चाहती कि बढ़ाए, कोई हुकूमत बिजली के रेट नहीं बढ़ाना चाहती जाते हुए, लेकिन ये हुकूमत गई क्योंकि वो रियासत के मुफाद में फायदे थे, मुश्किल फैसले थे, वो कर गई। तो आगे भी हमें जो माशी दलदल में जिसमें फंसे हैं, अगर प्राइवेटाइजेशन है तो उसमें सब जमातों का तावन चाहिए, सबकी जो है वो नॉड होनी चाहिए है, कोई कंसेंसस होना चाहिए, तभी वो चीजें मुमकिन होगी। अगर एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, तो ये चीजें नहीं हम कर सकेंगे। अगर टैक्स रिफॉर्म्स हैं, अगर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे हाथ डालना है, अगर हमने प्रॉपर्टी के सेक्टर पे हाथ डालना है, तो वो भी अगर जो है वो एक दूसरे में लड़ाई होगी, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसको सियासी फैसला बना देंगे, तो ये नहीं हो सकेंगे फैसले। तो ये तो चंद वो बातें, लेकिन बहुत सारे आपको इकदामात जो आगे लेने हैं उसके अंदर आपको गवर्नमेंट ऑपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप होना जरूरी है। जो पोलराइजेशन जिसमें पीटीआई ने इस मुल्क को तब्दील कर दिया है, जो नफरतों के बीज बोए हुए हैं, वो तो मुल्क को कोलैप्स करा देगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग कम से कम जो कोलिशन पार्टनर्स थे या जो इकट्ठे थे उनको है, वो समझते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि जमात एक जो है वो IMF को खत लिख रही थी कि हम इस मुआहदे में नहीं है, या वो GSP प्लस को सैबोटाज करना चाह रही थी, या वो जाली इल्जामात जो है वो ह्यूमन राइट्स के बेसिस बना के वो दुनिया को प्रोपेगेंडा, गलत झूठा प्रोपेगेंडा। तो ये चीजें अगर आप करते रहेंगे तो ये मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। तो हम समझते हैं कि आगे जो भी आएगी हुकूमत, हमारी कोशिश है हम मेजॉरिटी लें, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो बिल्कुल मिलके चलेंगे और मुल्क के मसाइल जो हैं वो पहले उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपनी सियासत बाद में कर लेंगे। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपकी जमात के हवाले से ये तासुर है कि आप लोग जो है ना अकेला खेलना चाहते हैं, मईशत के मामलात हों। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि मईशत एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबका इतफाक़ होना चाहिए कि कुछ स्टेप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप उसके ऊपर भी एग्री नहीं करते। आपकी ऑडियोज़ इस किस्म की आई कि IMF की डील को इस तरीके से ख़राब किया जा सकता है, ये ख़त लिख दो, वो ख़त लिख दो। तो फिर एक तरह से आपके हवाले से मनफी तासुर पाया जाता है कि आप लोग एजिटेशन तो कर सकते हैं, अपोजिशन तो कर सकते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए कहीं पे मिल के चलने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। देखें जी अतर भाई, ये मैं समझता हूं कि राना एहसान साहब की या तो मेमोरी शॉर्ट है या ये जो है मासूम बनते हैं। एक तरफ कहते हैं हमने मुश्किल फैसले किए, ये इन्होंने खाक मुश्किल फैसले करेंगे। इनकी मतलब इनकी जुर्रत
वो जो जरदारी साहब ने कहा था ना, इसकी वो जो एक जुर्रत वाला स्टेटमेंट यूज किया था, वो चेयरमैन नैब के हवाले से कहा, जाते जाते ओगरा ने 45% गैस बढ़ाने का कहा है। जुलाई में अगस्त 15 तक बैठे रहे, क्यों नहीं बढ़ा के गए? ये बड़े शहजादे बनते हैं ना कि हम तो मुश्किल फैसले कर रहे थे। और फिर दूसरी बात, आपने ऐसा इल्जाम लगा दिया हम पे कि हम जो है माशी ताउन नहीं कर रहे। अरे भाई, ये जो स्टैंड बाय प्रोग्राम मिले, अगर हम उस पर स्टैंप ना लगाते तो इनके अच्छे भी नहीं ले सकते थे। 9 महीने से इनको, जैसे मैंने कहा, गुस्से नहीं दे रहे थे। वो अगले हमसे मिले आके, हमने उनसे बात की, हमने उन्हें कहा कि वी एग्री विद यू, तब जाके बात आगे बढ़ी। अब ये कह रहे हैं कि जी हम वो जिंदगी भर जो इनके इत्तेहादी इन्होंने गले पकड़े, एक दूसरे को 10-10 साल जेलों में डाला है। क्या क्या अल्फाज नहीं बोलते रहे उनके बारे में। ये आज मफाद एक हुआ है तो जी हम वो जो है हम बड़े अच्छे थे और ये 3.5 साल वाले ये थे। तो भाई ये तो अब जो है ना, मैदान अब घोड़े हाजिर करें, मैदान लगाए इलेक्शन का, सब बताएगी पब्लिक के किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्या खोया क्या पाया, वो तो अब इलेक्शन ही बताएगा। मेरे और इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक। अच्छा राना साहब, आप ब्रीफली कुछ ऐड करना चाह रहे थे, जरूर करें। और दूसरा देखें, ये जो IMF से आपकी डील हुई है, मुजम्मिल साहब ने ये बात तो सही कही कि एक वफ्द गया जमान पार्क और वहां पे जाके तहरीक इंसाफ की क़यादत भी बैठी और उन्होंने भी उसके ऊपर एग्री किया, तो उन्होंने तो आपको फेवर दिया है। ये देखिए, हमें नहीं फेवर दिया, ये इन्होंने अब वो हर एक के पास, ये कोई ऐसा IMF ने अनहोनी काम नहीं किया था जो पहले और ममालिक में ना किया हो। वो फीडबैक लेते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या ख्याल है कि IMF के प्रोग्राम के बारे में। तो वो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, इन्होंने नॉट दे दिया या क्या कर दिया तो उससे हो गया। ये ख्वाबो ख्याल इनका है, लेकिन इनका मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को डैमेज किया इंटरनेशनल एरिना के अंदर, कि कहा आलमी साजिश है और वहां इंटरनेशनल मीडिया में मुकर गए, कहा IMF के खत लिखे कि हम इसमें नहीं शामिल होना चाहते, तो ये तो अपनी रेपुटेशन इन्होंने इंटरनेशनली भी तबाह कर दी। तो ये समझते हैं कि आज ये बातें करके जो है ये अपना माजी भुला देंगे लोगों को। इनका माजी जो है वो ताबनाक है। इनके अपने वुज़राए खजाना कहते रहे कि डायरेक्शनलेस इकोनॉमी, इनका FDR का चेयरमैन कह चुका था कि ये दिवालिया हो चुका है मुल्क इनके दौरे हुकूमत में। तो ये बिल्कुल तबाह करके गए मईशत, और इनको बिल्कुल नहीं पता था ये क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से ये इन्होंने इकोनॉमी को मिसमैनेज किया और किस तरीके से इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को मिसमैनेज किया। तो बिल्कुल अवाम जो है आगे आने वाले, और जो मैं समझता हूं सबसे बड़ा अगर कोई इन पे एलिगेशन लगता है, वो पोलराइजेशन और नफरत की आग जो इन्होंने मुल्क के अंदर डाली, जो सियासत को इतना गंदा कर दिया, इतना एग्रेसिव कर दिया, वो इनका मैं समझता हूं सबसे बड़ा क्राइम अगर इन्होंने कमिट किया है तो वो ये किया। चले, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें ज्वाइन किया है साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने, जिन्होंने अब नून लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपने कब फैसला किया सियासत में आने का? मैं समझता हूँ कि जब ये हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात और जो यहाँ पे मतलब मैं समझता हूँ कि जो मतलब डॉलर का रेट, ठीक, डॉलर का रेट, इकोनॉमी, मैं तो अब जाहिर है इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन मेमन जरूर हूँ और घर का खर्चा चलाता हूँ, ठीक, तो जाहिर है एहसास होता है। हालांकि हमारी तो चीजें महंगी बिक रही हैं जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर को बुला दिए कि जमींदार कद्दम और कॉटन ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी आम आदमी के जो हालात हैं, जो गरीब आदमी के जो हालात हैं, और ठीक, यही मैं समझता हूँ। और फिर नवाज शरीफ साहब का ठीक है, वापस आना, नवाज शरीफ साहब का हर चैलेंज को कबूल करना, नवाज शरीफ साहब को हर चीज को खुदा के पर छोड़ना, ठीक, नवाज शरीफ साहब का विजन होना 5.8 पे GDP ग्रोथ छोड़ना। अच्छा सर, आपको जब आपने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, क्या नून लीग की जानिब से आपको अप्रोच किया गया या आपने खुद उनको अप्रोच किया? मतलब इससे क्या रेलेवेंस तो बनती नहीं है ना, ये तो रेलेवेंस बनती है PTI की। आप अगर PTI की तरफ से सवाल करें तो उस हिसाब से मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं तो सर सवाल कर रहा हूँ ना कि देखें किसी सियासी जमात को, साफ ही मेरी बात सुने जी, अगर कोई बंदिश है तो PTI मुझसे ये सवाल करती है तो वो मुझे मेंबर बनाएंगे? तो भाई
तो 2.5 करोड़ आदमी है पीपल्स ये मुस्लिम लीग नवाज का वर्कर। ठीक है। 2 करोड़ से ज्यादा वो वोट लेती है, 3 मरतबा उनका प्राइम मिनिस्टर रहा है। ये सवाल तो पीटीआई का बनता है। एक नहीं सर, सवाल देखे ना सर, सवाल तो ये बनता है ना कि पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी जमात है, तो आपने उनमें तो शमूलियत इख्तियार नहीं की, आपने नून लीग में शामिल हुए हैं, तो इस वजह से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप नून लीग में आपने जाने का फैसला किया। मैंने आपको बताया जीडीपी ग्रोथ, ठीक, जीडीपी ग्रोथ 5.8 का है, कोई जवाब आपके पास? ठीक, जीडीपी ग्रोथ और फिर 3.5 साल की तबाही, जीडीपी ग्रोथ वर्सेस 3.5 साल की तबाही, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, फिर वो तोशाखाना, ठीक है, तोशाखाना की चोरियां, तोशाखाना की चोरियां, फिर दूसरी तोशाखाना की चोरियां, और फिर तीसरी जो सबसे बड़ी बात 9th मई, और दूसरा एक और शख्स है जो कह रहा है कि मैंने अपनी चीजें अल्लाह के हवाले कर दी। मियां साहब की सियासत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, मकबूल लीडर हैं, बड़ी जमात के लीडर हैं, लेकिन आपके ऊपर जो इतराज़ हो रहा है कि आप इमरान खान की हुकूमत में DGFIA थे, जहां पे शरीफ खानदान के केसेस थे, अब आप कह रहे हैं मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूं, तो इस वजह से क्वेश्चंस उठते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि आपने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। ये बड़ी मेहरबानी की कि आपने पीटीआई की तर्जुमानी करके मुझसे ये सवाल कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ। जी जी, एनसीए ने उन्हीं केसेस में से एक केस में नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि ये झूठा केस है। बाकी जितने भी केसेस थे उसमें उन्होंने कहा कि कोर्टों ने कहा कि नहीं, ये सारे के सारे झूठे केसेस हैं। कोर्टों ने छोड़ दिया। हमारे जो मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को उन्होंने एक्विट कर दिया। अच्छा सर, देखिए क्वेश्चन देखें यहाँ पे ये बनता है, आप फिर कहते हैं कि आप किसी जमात की तर्जुमानी कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि आप DGFIA, बतौर DGFIA आप इमरान खान की हुकूमत में रहे, और इमरान खान की हुकूमत ये कहती है कि ये जो DGFIA थे ये रुकावटें डालते रहे, शरीफ खानदान से कोई खास फेवर्स थे इनके, अब आप उनकी जमात में शामिल हो गए हैं। मुझे ट्रांसफर कर देते, मैं 1.5 साल रहा हूँ। जी, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि सर अब आप उनकी जमात में शामिल हो गए, तो क्वेश्चन तो ये बनेगा ना कि आपने क्यों पूरे मुल्क में ये फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब की जमात में ही जाना है, और जब आप पहले टीवी पे आके ये खुद भी इंटरव्यूज वगैरह देते रहे। जी, प्रूवन क्लीन लोग हैं। ठीक है, प्रूवन क्लीन लोग हैं जिनको एनसीए ने कहा कि क्लीन है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आप सियासत में आगे इलेक्शन लड़ेंगे, सेनेटर बनेंगे, सिर्फ कारकुन बन के अपनी खिदमत अंजाम देंगे, क्या इरादा है आपका? जो कायद का फैसला होगा उसको मैं लबैक कहूंगा। आप एक ब्यूरोक्रेट थे, और ब्यूरोक्रेट्स होने के बाद फिर आपने एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की। कोई मना है? नहीं, बिल्कुल कोई मना नहीं सर, आपका हक है। 2 साल तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, और पॉलिटिकल एक्टिविटी में मेरे ख्याल में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता 2 साल तक। अच्छा सर, आप 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं सिंध से, किस किस्म की तैयारी है? इंशाल्लाह, मैं यही तो आपको पहले भी बताया ना कि प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। मेरे लिए लॉजिस्टिक्स का मसला है, और उनको सिक्योर वहां पे पहुंचाना, और जाहिर है अच्छा वो मतलब कुछ लोग दूसरे भी इस तरह तानों वाली बातें होती हैं कि जी हम अपने अरेंजमेंट पे जाएंगे, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि सारे इकट्ठे निकले, और एक दूसरे का मतलब जाहिर है जिस तरह होता है यहाँ से 24 घंटे ज्यादा का सफर है। सक्खर वाले दोस्तों का एक अलग, वो उनका तो इतना बड़ा इशू नहीं है, सक्खर और गोदकी, खैरपुर फॉर दैट मैटर, लेकिन कराची, हैदराबाद, अप टू नवाबशाह थोड़ा सा मतलब ट्रैवलिंग का टाइम बहुत ज्यादा है। बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।